नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तोहफ़ा प्यार का, जो एक सस्पेंस और बहुत ही सुंदर मूवी है। फिल्म की शुरुआत होती है शामू से। शामू जो एक नशेड़ी और शराबी आदमी है, वह अपने घर में पत्नी और 6 साल की बच्ची के साथ रहता है। उसकी पत्नी रीता रोते रोते दिन काट रही है। वह दूसरों के घरों में चौके बर्तन का काम करती है। शामू घर में ही पड़ा रहता है और अपनी पत्नी पर रोब झाड़ता है और हर समय रीता से मारपीट करता रहता है। वह अपनी बेटी से बीड़ी सिगरेट मंगाता है और मारपीट करता है और बच्ची को 3-3 दिन तक भूखी रखता है। माँ और बेटी उनसे बड़े परेशान रहती है। बच्ची जिस दुकान पर सामान लेती है, वह दुकानदार महिला बच्ची से बड़ा प्यार करती है, मगर शामू की वजह से वह कुछ नहीं कहती। एक बार शामू शराब के लिए 10,000 रुपये में बच्ची का सौदा कर देता है और खुश होता है। रीता पर यह सहन नहीं होता और वह दुकान से जहर लाती है और माँ बेटी जहर खाना चाहती है। तभी दुकानदार महिला आकर दोनों को बचाती है और वह महिला शामू को 11,000 रुपये देकर बच्ची को अपने पास रख लेती है। रीता को शांति मिलती है। दुकानदार महिला बच्ची आस्था को अपनी बहन को दे देती है। उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। दुकानदार महिला रीता को सब समझा देती है और इस तरह 14 साल बीत जाते हैं। अब शामू की लड़की आस्था जवान हो जाती है और कॉलेज में पढ़ने लगती है। उसका पिता रघु विशाल के ऑफिस में काम करता है, जिससे उनका अच्छे से गुजारा हो रहा है। विशाल जो बहुत ही ईमानदार बिजनेसमैन है, उसका काम 5 साल से घटता जा रहा है। वह हर समय सोच में डूबा रहता है और अकेला रहना पसंद करता है और बहुत ही भारी टेंशन में रहता है और वह शराब का आदी भी हो चुका है। विशाल अपने माता पिता से अलग बंगले पर रहता है। उसका मामा उसके पास रहता है। उसके माँ बाप सोचते हैं अच्छी सी बहू आ जाए तो हमारा बेटा संभल जाएगा। उधर शामू पकड़ा जाता है और उसे जेल होती है। उधर रीता विशाल के घर में चौका बर्तन करने लगती है। उधर रघु आस्था की शादी तय कर देता है। फिर शादी का दिन होता है। विशाल को शादी में बुलाया जाता है, मगर वह मामा ठाकुर को भेज देता है। फिर फेरे होने लगते हैं। लड़के वाला दहेज मांगता है। रघु बोलता है, जितना आपने बोला था मैंने दे दिया और मैं दहेज कहाँ से लाऊं। मगर लड़के वाला बारात वापस लेकर चलने लगता है। रघु उसके पैरों में गिरता है। मामा कहता है, लालची लोगों के पैरों में गिरना ठीक नहीं। मामा तुरंत दहेज के पैसों का चेक काटता है, मगर आस्था शादी से मना कर देती है और बोलती है, क्या पता मुझे ये लालची लोग जलाकर मार डालें। आस्था बारात को वापस जाने को भेज देती है। सब लोग आस्था पर भड़कते हैं और बारात वापस चली जाती है। अब आस्था रोती हुई कमरे में जाकर मरने का प्रयास करती है, मगर उसे मामा बचा लेता है और रघु को समझाता है और आस्था की शादी की खुद जिम्मेदारी लेता है कि मैं खुद आस्था के लिए किसी लड़के को तलाश करूंगा। मामा ठाकुर को आस्था विशाल के लिए पसंद आ जाती है। वह कोशिश करता है और आस्था का फ़ोटो विशाल को दिखाता है। वह कहता है, लड़की ठीक है, मगर मैं शादी नहीं कर सकता। फिर मामा काम वाली रीता से बोलता है कि विशाल को आस्था की चाहत होने लगे, तुम्हें लगातार यही कोशिश करनी है। रीता हाँ भरती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। रीता को नहीं मालूम कि आस्था मेरी ही बेटी है। उसे इस बात का पता नहीं होता।
फिर मामा विशाल के माँ बाप को आस्था का फ़ोटो दिखाता है। उन्हें भी वे लड़की पसंद आ जाती है। फिर मामा विशाल को ज़बरदस्ती एक मंदिर लेकर आता है और विशाल को वहाँ आस्था से मिलवाता है। फिर मामा रघु से विशाल के लिए आस्था का हाथ मांगता है। रघु सुनकर पूरा खुश होता है। रघु का सब लोग पूरा सम्मान करने लगते हैं। घर पर मामा विशाल को मंदिर में आस्था के बारे में पूछता है। वह चुप रहता है। मामा के बाद रीता आस्था के लिए विशाल को समझाती रहती है कि आस्था बहुत अच्छी लड़की है, आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। उधर आस्था को पता चलता है कि मंदिर में वह विशाल सर से मिली थी, उसी से रिश्ते की बात चल रही है। वह भी खुश होती है। एक बार विशाल के माँ बाप रघु के घर लड़की देखने आते हैं। वहाँ उनका पूरा स्वागत होता है। आस्था उन्हें पसंद आ जाती है और दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं। मामा ठाकुर एक बार फिर विशाल आस्था को मिलवाता है और दोनों की थोड़ी सी बात होती है। आस्था शर्म से नहीं बोल पाती। विशाल को वह पसंद आ जाती है। उधर शामू जेल से छूटता है। वह फिर से लड़कियों की दलाली शुरू कर देता है। रात में विशाल 20 लाख रुपए लेकर कार में चलता है और अंधेरे में उसे एक नकाबपोश मिलता है। विशाल उसे पैसे देकर वापस अपने घर आ जाता है और बिस्तर पर लेटकर करवट बदलता है और पूरा परेशान होता है। उसकी आंखों में पानी होता है। वह सोचता है एक दिन बंगला, गाड़ी, ऑफिस सब बिक जाएंगे। मैं आस्था को कैसे खुश रख पाऊँगा? नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं शादी नहीं करूँगा। सुबह विशाल मामा ठाकुर से शादी की मना कर देता है। रीता और मामा पर जोर पड़ता है। मामा उसे आस्था का फ़ोटो दिखाकर कहता है, यह तुझसे बहुत प्यार करती है। देख इस मासूम को, इसे तेरी दौलत नहीं चाहिए, ये केवल तुझसे प्यार करती है। तू अपनी पहली चालू बीवी के बारे में सोच रहा है ना, जिसने तुझे बर्बाद कर दिया था। मगर आस्था ऐसी लड़की नहीं है। वह हर मुसीबत में तेरा साथ देगी। विशाल बड़ी मुश्किल से शादी को मानता है। फिर बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। आस्था अपनी माँ रीता को पहचान जाती है। अकेले में वह माँ से मिलती है। रीता कहती है, किसी से मत बताना कि मैं तेरी माँ हूँ। फिर सुहाग रात पर विशाल आस्था को नहीं छूता। वह परेशान हो जाती है। दिन में वह सबकी सेवा करती है, मगर अंदर से परेशान होती है। इसी तरह 8 दिन गुजर जाते हैं। वह विशाल से पूछती है, क्या मुझ में कोई कमी है या आपको मैं सुंदर नहीं लगती? मगर विशाल बात टालता रहता है। एक बार फ़ोन बजता है। आस्था फ़ोन उठाती है। उधर से आवाज़ आती है कि 50 लाख रुपए लेकर आ जाओ। वह विशाल को बताती है। विशाल आस्था पर पूरा भड़कता है कि मेरा फ़ोन तूने क्यों उठाया। आस्था जोर देकर पूछती है कि वह कौन सा राज है जो तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो, किसी को कुछ भी नहीं बताते। अगर मुझसे प्यार करते हो तुम्हें वो सच बताना ही पड़ेगा। तब विशाल बताता है और यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है कि 5 साल पहले मेरी शादी निशा नाम की लड़की से हुई थी। उसने मुझे एक रात भी नहीं छूने दिया और मेरे माता पिता से वह दूर होकर इस बंगले में रहने लगी। घर वालों के पास खबर चली गई कि वह प्रेग्नेंट है। सब लोग बहुत खुश थे, मगर मैंने उससे जोर देकर पूछा कि यह तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। उसने कहा कि शादी से पहले मैं किसी और से प्यार करती थी। फिर मैं निशा को लेकर रात में ही कार से उसके प्रेमी के पास ले गया और वहाँ छोड़कर वापस चल पड़ा।
तो मुझे पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो निशा मर चुकी थी। मैंने वहाँ देखा आसपास कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कहीं ये खून का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आ जाए। फिर मैंने गड्ढा खोदकर उसे वहाँ पर दफना दिया, मगर कोई मेरी वीडियो बना रहा था और वही ब्लैकमेलर तब से उन वीडियो के ज़रिए मुझे लूटता आ रहा है। अगर मैं उसे पैसे ना दूँ तो वह सबूत पुलिस को दिखा देगा और मैं फांसी पर झूलूँगा और मुझे फांसी हो जाएगी। जिसने निशा को मारा उसी कातिल को मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो चुका है। विशाल की कहानी सुनकर आस्था उसे बहुत समझाती है, मगर मामा विशाल की सारी बात छुपकर सुन लेता है। फिर विशाल रात में पैसे लेकर कार में चलता है। कार में मामा पीछे छुपा हुआ रहता है और अंधेरे में विशाल कार रोककर नकाबपोश को पैसे देता है। अचानक मामा कार से निकलकर नकाबपोश को दबोच लेता है और दोनों मिलकर उसका ठिकाना पूछते हैं। फिर मामा भांजा गुंडों के अड्डे पर जाकर गुंडों को पूरी तरह मारते हैं और गुंडों से वह फ़ोटो और वीडियो जब्त करके उन्हें जला डालते हैं और जो ब्लैकमेलर गुंडा होता है वह उसे भी मार डालते हैं। और फिर दोनों रात में ही कार से वापस अपने घर आ जाते हैं। और फिर पहली बार विशाल आस्था के प्यार में डूब जाता है। फिर सबको रीता का पता चलता है कि यह जो यहाँ पर काम वाली है यह आस्था की माँ है। पूरा परिवार उसकी माँ रीता का सम्मान करता है और रीता बहुत खुश होती है। एक बार विशाल और आस्था बाज़ार में ख़रीदारी करते हैं। अचानक पीछे से आस्था गायब हो जाती है। सब लोग उसकी तलाश करते हैं। उधर जब आस्था को होश आता है तो वह समुंदर किनारे बंधी पड़ी रहती है और वह बिक चुकी है। शामू लड़कियों को पानी के जहाज़ में भरता है। वह जहाज़ विदेश जाना है। आस्था अपने पिता शामू को पहचान कर उसे पूरी गालियाँ सुनाती है। शामू को पछतावा होता है कि यह तो मेरी बेटी है। वह गुंडों से आस्था को छोड़ने की विनती करता है, मगर गुंडे शामू को गोली मारकर जहाज़ लेकर चल पड़ते हैं। लड़कियां चिल्लाती रहती हैं। तभी कुछ देर बाद मामा भांजा वहाँ कार से आते हैं। शामू मरता हुआ सब राज बताकर मर जाता है। फिर मामा भांजा पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस पानी के जहाज़ का पीछा करती है और फिर समुंदर में गुंडों के साथ ज़बरदस्त लड़ाई होती है और जहाज़ पकड़ा जाता है। सब लड़कियों को आज़ाद कर दिया जाता है और फिर मामा और भांजा आस्था को लेकर कार में घर के लिए वापस चल पड़ते हैं। और इस तरह इस फिल्म का अंत होता है। आप सोच रहे होंगे कि समुंदर किनारे, मगर नहीं। देखो दोस्तों, मेरे पीछे यमुना जी बह रही हैं और हम यमुना के किनारे बैठकर आपके लिए यह ज़बरदस्त स्टोरी सुना रहे हैं। और आपको तोहफ़ा प्यार का इस फिल्म का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, और आपको बता दें कि यह फिल्म हमने लिखी है और हमने इस फिल्म की राइटिंग की है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? हो सके तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको इस स्टोरी की फिल्म बनानी है तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।